नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ द्यो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः राप शान्तिः प्रसादय शान्तिः वनस्पतय शान्तिः विश्वदेवाय शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम परमात्मने नमः। हरिओम। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। राधे राधे सर। जी कुछ कह रहे हो? आज हम बात करेंगे लिम्स की, ठीक है? अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। आज दोनों लिम्स की बात करेंगे तो पूरे बॉडी स्ट्रक्चर का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ऑर्गन वाइज कुछ कुछ चीजें लेंगे जो आपके डायग्नोसिस पार्ट में या आपके जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, योगासना है, उस समय कुछ कुछ चीजें हैं जो रह जाएंगी, तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ताकि आप अब एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन लिम्स, स्केलेटल आपने पढ़ा, मस्कुलर पढ़ा, नर्वस पढ़ा, वर्सकुलर पढ़ा। ये सारे वर्क टुगेदर करते हैं, मूवमेंट देते हैं, सपोर्ट देते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। ये सारी चीजें जिसमें लिम्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लिम्स में अपर लिम्स मीन्स दोनों हाथ, लोअर लिम्स मीन्स दोनों पैर। इनके बगैर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती है। हमारे दो अपर लिम्स हैं, दो लोअर लिम्स हैं। अपर लिम्स हैंड कहलाते हैं, लोअर लिम्स लेग्स कहलाते हैं। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं और बोन्स अलग अलग हैं, तो उसको हम एक एक करके देखते हैं कि क्या है, कैसे है। पहले हम अपर लिम्स की बात करते हैं। हाईली मोबाइलेबल होता है, एडेप्टेड ग्रास्पिंग, कैरिंग और मोटर स्किल इसकी खासियत होती है। बोन एंड ज्वाइंट्स अपर लिम्स में है। 30 बोन्स हैं कनेक्टेड टू एक्सियल स्केलेटन और पेक्टोरल शोल्डर ब्लेड। ये देखो, ये कॉलर बोन है, यहाँ पे सारे ज्वाइंट सॉकेट से जुड़े रहते हैं। फिर ये दो बोन्स हैं, दो लॉन्ग बोन्स हैं, उसका बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारे मिलके हमें मूवेबल और हमें एथिकल एज ए ह्यूमन बीइंग सरवाइव करने के लिए, अपने काम करने के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हेल्प करते हैं, राइट? उसमें सबसे पहला है आर्म। ये सिंगल लॉन्ग बर्म है अपर लिम्स में, अपर आर्म्स में, जो शोल्डर एल्बो, शोल्डर से लेके यहाँ तक, ठीक है? ये दोनों है, यहाँ सॉकेट से जुड़ा हुआ, एल्बो जॉइंट्स पे जुड़ा हुआ है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो। शोल्डर हाईली मोबाइल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कनेक्ट होता है, जिसे स्पेकुला कहते हैं, स्केपुला कहते हैं। उसके बाद है फोर रिम्स, यहां से लेके यहाँ की ये दो जो बोन्स हैं, लंबे बोन्स हैं हमारे। फोर रिम्स में जो रेडियस थंब साइड तक इसका होता है। टू लॉन्ग बोन जो हमारे फोरिम्स में होते हैं। ये हिमरस यहाँ इस जॉइंट पे आते हैं और किससे मिलते हैं? आर्म से मिलते हैं। तो टोटल ये तीन जो है लॉन्ग बोन्स हमारे अपर लिम्स में होते हैं। इसके अलावा इसको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं, जहां पर होता है उसको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं, जहां पर ये दोनों
मिलते हैं और एक ज्वाइंट्स बनाते हैं। अब हाथों की बात आती है तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें 8 कार्पल बोन्स होते हैं रिस्ट के पास और 5 मेटा कार्पल बोन होते हैं पाम हथेली पे और 14 फिंगर्स पे फ्लेंज उसे बोलते हैं ये। तो आप लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना होगा अर्थात कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें क्या था ये देखो, ये जो एरिया होता है इसमें पूरा पेन होता है, आप कुछ पकड़ नहीं पाते हो, ग्रैस्पिंग पावर खत्म हो जाती है, ठीक से काम नहीं कर पाते हो, झंझनाहट सी होती है, सुनापन होता है। इवन लैपटॉप जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं हैवी वर्कलोड इससे करते हैं, जनरली हम जब लैपटॉप पे या टेक्नो से भी लोग होते हैं उनका मेंटल ये, तो ये दो इस तरह की चीजें हो जाती हैं कई दफा, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका एक्टिवेशन, इसका जैसे आप लोग सूक्ष्म व्यायाम कराते हो तो सूक्ष्म व्यायाम में इसके लिए भी ऑप्शन है, कई आसन है जो पर्टिकुलर कार्पल को स्ट्रांग करने के लिए कराए जाते हैं। यू नो इट वेरी वेल बिकॉज आप सभी योगा के स्टूडेंट हैं, तो हमें उन उन चीजों पे फोकस करना है। जब हम उन जिन चीजों पे फोकस करेंगे तो यहां से यहां तक में कितने प्रॉब्लम्स हैं, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी रिपीट कर रहा हूं कि केवल यहां से यहां तक आप ये तय कर लो कि यहां से यहां तक की प्रॉब्लम मुझे ठीक करनी है। अब इसी में एल्बो टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम, बहुत सारे ज्वाइंट्स का आ गया, कैल्विक का रीजन का आ गया, इवन सर्वाइकल कवर हो गया, इतने में ही बहुत सारी प्रॉब्लम। इसी को ठीक करना सीख लो तो आपके पास फुर्सत नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। आप स्पेशलाइज्ड बन पा रहे हो क्या, आप स्पेशलाइज्ड हो क्या, आपकी पहचान बन जाए कोई चीज, ऐसा है क्या, आपका एड्रेस, आपका घर, आपका नाम एक लैंडमार्क बन जाए, ऐसा कर सकते हैं क्या? उस वो तभी पॉसिबल होगा जब आप फोकस्ड होके एक शॉर्ट पर्टिकुलर सिलेक्शन पे काम करो। जब हम सब चीज पे काम करते हैं तो फिर वो सर्वहारा वर्ग कहते हैं, वो उसमें आपको स्पेशलाइज चीज नहीं हो सकते, लेकिन स्पेशलाइजेशन हमें बनाना है। तो जब हम इस स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तो फिर हम कार्पल बोन को अच्छे से स्टडी करेंगे, उसमें मसल्स कौन से हैं, टिश्यूज कौन से हैं, आर्टरीज कौन से हैं, वेसल्स कौन से हैं, उन सब पे स्टडी करेंगे ताकि हम उसको एक्टिवेशन का, उसके स्टिमुलेशन का, उसके फंक्शन का पता कर पाए और उसको अच्छे से कर पाए। ये आपको याद रखना है। इसमें मसल्स की बात जब हम करते हैं तो अपर लिम्स को कंट्रोल करने के लिए इसके वाइड रेंज मूवमेंट, पावरफुल लिफ्टिंग, डेलिकेट मैनिपुलेशन किस वजह से हो पाती है, इसके जो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, उसकी वजह से। शोल्डर, इसका जो है ना रोटेटर, देखो ऐसे मूवमेंट होता है ना जब हम किसी को एक्सरसाइज भी करते हैं, इसको हम रोटेटर बोलते हैं। कप मसल्स ये, और इसके सराउंडिंग जो मसल्स होते हैं कप मसल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं इस मूवमेंट को, अगर ये प्रॉपर नहीं होगा तो मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। तो ये चीज शोल्डर मूवमेंट के स्टेबिलिटी के लिए एक जो कप मसल्स होते हैं उसका ठीक रहना बहुत जरूरी होता है। अगर वो ठीक नहीं रहेगा तब उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ऐसी कौन सी योग है, ऐसा कौन सा एक्सरसाइज है, ऐसा कौन सा व्यायाम है, या ऐसे कौन सा मेडिटेशन प्राणायाम, वट एवर, इवन इसमें ऐसा कौन सा आहार है, आहार भी आपका एक पार्ट रहा है ना, तो आहार भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कौन सा डाइट में ऐसा क्या इंटेक करेंगे आप, डाइट में ऐसा क्या चीज करेंगे आप दैट इज यूजफुल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, इस तरह से सिलेक्शन करोगे आप। देखो एक अपना फॉर्म बना लो, जब भी आप करते हो ना डायग्नोसिस पार्ट, तो उसमें एक फॉर्म बना लो, प्रॉब्लम लिखा, उसके कारण लिखे, उसके सिम्टम्स लिखे, उसका डायग्नोसिस लिखा, उसके बाद उसका योग में क्या रेमेडी है,
योगासना है उसका नाम लिखना है, आहार में क्या रेमेडी है वो लिखना है। और इसके अलावा अगर आप कोई थेरेपी जानते हो और किसी चीज का नॉलेज है उसमें क्या है, और उसके बाद लास्ट में होम रेमेडी क्या है, और लास्ट कॉलम सलाह का हो। जब इस तरह से आप डिजाइन करके आप उसको बनाओगे तो आपका बड़ा माइंड क्लियर रहेगा। कोई कोई प्रॉब्लम लेके आएगा तो आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, इसमें मुझे ये करना है। और ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप इसको डीप स्टडी करोगे, इसके आहार फैक्टर पे भी। जनरली इस समय जब आहार की बात हम करते हैं तो मसल्स है या बोन्स हैं, तो बोन्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कैल्शियम, B12, D3, इस तरह की चीजों को, जो विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, उस तरह की चीजों में कौन सा चीज ज्यादा यूजफुल इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए है। हेलो सर। वैसे ये सारी हेलो चीजें सर। ओवरऑल बॉडी के लिए होता है, लेकिन फिर भी जब वो सिलेक्शन करके आप लिखोगे तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हेलो सर। और बेहतर। हेलो हेलो। लक्ष्मी प्रिया जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आधे घंटे मुझे पढ़ाने दीजिए, फिर आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। जी। ठीक है जी। उसके बाद आर्म्स फोरलिम्स हमने पढ़ लिया, हैंड हमने पढ़ लिया। नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई, इसमें भी अपर लिम्स में जैसा मैंने कहा कि ब्लड वेसल्स होते हैं, नेक से, चेस्ट से सारे नर्व, बहुत सारे स्पाइन के नर्व्स आते हैं हमारे हाथों में, तो उन सारी चीजों का हमें ख्याल रखना है ताकि हम उसको, अब जो मेजर नर्व्स इसमें आते हैं उसको हम मीडियन बोलते हैं, उल्नार बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं, ब्रांच, इसको हम ब्रांच और ब्रैंकियल प्लेक्स बोलते हैं। क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सेंसरी नर्व्स के इंफॉर्मेशन। मोटर नर्व्स कंट्रोल आर्म्स और फोरलिम्स को कंट्रोल करते हैं। आर्टरीज में हम जाते हैं तो जो है ट्रांजिशन इनटू एक्सियल, ब्रैंकियल, रेडियल, ये सारी चीजें हैं, ऑलरेडी आपके पीडीएफ में अच्छे से लिखा हुआ है, आप उसको जाके एक बार देखो। वेन्स में जाओगे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिटर्न करने के लिए हार्ट से दो तरह के ब्लड निकलते हैं, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड। तो डीऑक्सीनेटेड के लिए अलग ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, और उसके लिए अलग होते हैं। तो दोनों का सप्लिकेशन फुल बॉडी में होता है, जिससे कि प्रॉपर आपका वो बनके जो रिदम है, कम्युनिकेशन है, बॉडी कम्युनिकेशन है, प्रॉपर बना रहता है। और वेन्स, ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, नर्व्स के थ्रू पूरे बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए के रखना और पूरे बॉडी को सप्लाई देना ताकि पूरा बॉडी प्रॉपर काम कर सके। जहां पे सप्लाई, जैसे हम कहते हैं ना, इस फिंगर में मान लो कि इसमें ऐसा लगता है जान ही नहीं है, आप ऐसे दबाओगे कुछ भी करोगे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ के जो सप्लाई लाइन है ब्लड का, ऑक्सीजन का, वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो ये लाइव नहीं रहता है, जिससे आपको कोई इसे दबा भी दे, फोल्ड भी कर दे, तो आपको एहसास नहीं होता उस बात का। तो अब उसमें करना क्या है, उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कैसे होगा, स्टिमुलेशन के थ्रू। अंदर आप इसको ऑपरेट करके उस नर्व्स में ब्लड तो नहीं भरेंगे ना, तो हम क्या ऐसा करेंगे कि वो एक्टिवेट हो जाए, ऑक्सीजन के लेवल यहाँ पर कैसे फ्लो बढ़ेगा ताकि उसमें एक्टिवेशन आ जाएगी, वो स्टिमुलेशन करना पड़ेगा। जैसे दौड़ लगा रहे हैं, कोई ऐसा भी तो होता है तो नीचे में थक के बैठ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको सहलाते हैं, चल चल अब थोड़ा रह गया, ये कर लेते हैं, होता है ना। तो उसी तरह हमें इन नर्व्स को, इन चीजों को स्टिमुलेशन के थ्रू या फिर इंटेक्स, आहार के थ्रू हम इसको बूस्ट करते हैं, पुश करते हैं, ताकि वो फिर से एक्टिव होके काम करने लग जाए। उसके बाद हम आते हैं
लोअर लिम्स पे। अब लोअर लिम्स बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे शरीर का भार उसके ऊपर होता है। लोअर लिम्स पे हम खड़े होते हैं दोनों पैरों पे, तो ये पूरे शरीर को कैरी करने का काम करते हैं, इसलिए इसमें स्पेशलाइज्ड लोकोमोशन प्रक्रिया को ये कैरी करता है, उसको आगे फॉरवर्ड करके चलायमान रखता है इस चीज को। अब इसमें जो बोन जॉइंट्स हैं, लोअर लिम्स में 30 बोन्स होते हैं, एंकर्ड विद एक्सकेलेटन पेल्विक और एक्सिलियल ग्रिल्ड से। थाई, फीमर हम शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी कहते हैं। आपको वाइवा में पूछा भी जाएगा, आपके जब एग्जाम होंगे तो हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो उसका आंसर होता है फीमर। तो 30 में फीमर लॉन्गेस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ये कनेक्ट करता है हिप को और नी को, यानी हिप और नी के बीच में पूरे, ये जो पूरा उसका साइज होता है उसी को हम फीमर बोलते हैं, और वो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके उसके, अब उसके अंदर हिप जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट होता है। तो हिप सर्जरी जितने होते हैं, कब होते हैं हिप सर्जरी? बाइपोलर में जो बॉल और सॉकेट खराब हो जाते हैं, तो आप लोगों को लगेगा कि डॉक्टर क्या हिप सर्जरी करता होगा। मुझे कई दफा इन चीजों की सर्जरी को असिस्ट कराने का मौका मिला हुआ है। हम ऐसे देखते हैं ना कि हम कितने अच्छे हैं, सुंदर बन के रहते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, पर ये हम कॉन्शियस होते हैं अपनी चीजों के लिए। जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो वो जब हिप और बॉल दोनों निकालते हैं ना, तो ऐसे ही स्टेनलेस स्टील का होता है, ऐसा खिलौना लगता है कि वो आपके शरीर में सेट किया जाएगा, वहां से सॉकेट बॉल निकाल दिया जाएगा। तो जब मैंने पहली बार देखा तो इतना अजीबो गरीब लगा। पहली बार मैंने जब नी सर्जरी देखा तो हम कितने अपने प्रति ऐसे होते हैं ना, लेकिन वहां पर वैसे ही वो हथौड़े से सबसे ऐसे काट रहे हैं, नी को पीट रहे हैं। मतलब देख के ही आप वैसे, मतलब आम इंसान तो वैसे ही गिर जाए कि अच्छा ऑपरेशन सर्जरी में ऐसे किया जाता है। लेकिन वो सारा प्रोसेस होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप अपने बॉडी पार्ट्स को, एनाटॉमिकल पार्ट्स को देखोगे, उसमें जब कोई चीज खराबी हो जाएगी तो इतना हार्ड, इतना स्ट्रांग होता है कि वो ऐसा नहीं है कि ऐसे निकाल दिया और निकल गया, ऐसे नहीं होता। तभी तो आप इतना सब कुछ कर पाते हो ना, इतना दौड़ पाते हो, इतना वेट कैरी कर पा, सारी चीजें कर पाते हो। तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी होता है, लेकिन बड़ा डरावना भी होता है उसको देखना। जो नी सर्जरी करते हैं, बाइपोलर या हिप सर्जरी करते हैं, तो बड़ा ही होता है, और डॉक्टर को धन्यवाद देना होता है कि कैसे वो कर लेते हैं। बड़ा टफ काम होता है ये करना। तो उसमें उस जो बॉल है, सॉकेट है, वो क्या करता है? मूवमेंट को अलाउ करता है, स्टेबिलिटी को अलाउ करता है। अगर वो बॉल और सॉकेट नहीं होगा तो आपके मूवमेंट रुक जाएंगे। कई दफा आप देखते होंगे कि कोई इंसान चलता है ना, तो उसके नेक को आप देखोगे तो ऐसे ऐसे नहीं कर पाएगा, ऐसे सीधे ही रखेगा हमेशा नेक। पर जो सर्वाइकल में इम्प्लांट लगाया गया है, तो वो क्या करता है? पर्टिकुलर C5, C3, C4 या जो दो वर्टिब्रा के बीच है, तो वो फिक्स हो गया, क्योंकि आर्टिफिशियल इम्प्लांट है, उसमें मूवमेंट नहीं हो सकता। बाय डिफॉल्ट भगवान ने जो दिया हुआ है उसमें तो सारी मूवमेंट है, लेकिन जब वो इम्प्लांट लगा दिया जाता है, या पहले ओपन सर्जरी बड़ा होता था बैक का, लंबर एरिया का, तो जितना एरिया में इम्प्लांट लग गया उसका मूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। स्टेनलेस स्टील लगता है उसमें, तो वो आर्टिफिशियल है, उस एरिया में डिस्टरबेंस ना हो इसलिए वो लगाया जाता है। फिर वहां मूवमेंट नहीं होता, तो यानी क्या हुआ? आफ्टर सर्जरी आपकी मूवमेंट में कमी आ जाती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आ जाती है, आप फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते हो, पर अपनी लाइफ आराम से सरवाइव कर लेते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसको हमें देखना होता है, इसलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जब तक हम नहीं करा सकते, ना कराएं तो ज्यादा बेहतर है। फीमर के बाद हम आते हैं लेग्स में, जिसके हम बोलते हैं टिबिया।
और फेबुला, काफ बोन होता है, सैन बोन होता है। ये दो बोन लोअर लेग में होते हैं। टीबिया, वेयर जब आप देखोगे अपने नी से एंकल के बीच में एक हार्ड बोन होता है, दैट इज कॉल्ड टीबिया। आप अब अभी भी अपने पैरों को टच करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो पूरे वेट को कैरी करने का काम करता है। अब उसमें जो अभी मैंने बोला कि जब नी सर्जरी किया जाता है तो उसमें एक नी कैप होता है, उसको पटेला बोलते हैं। वो सिस्मॉइड बोन होते हैं लोकेटेड इन फ्रंट नी। आप अपने अपने पैरों का भी आप देखोगे तो फ्रंट में जो नी होता है ना, उसमें वो लगा रहता है। तो जब ऑपरेट होता है तो पहले देखो उस पूरे को ओपन किया जाता है। जब नी ऑपरेट होता है तो उस पूरे को ऐसे, तो आपका नी बिल्कुल ऐसे हो जाता है, केवल लिगामेंट से जुड़ा रहता है और सारे पार्ट अलग हो जाते हैं। अब उसमें से उस पटेला को ऐसे हथौड़े से काट के निकालेंगे इंस्ट्रूमेंट से, अगर वो पटेला काम का नहीं है। फिर वहां पे इम्प्लांट करेंगे। तो वो बड़ा ही मतलब अगर एनेस्थीसिया ना दिया जाए तो बड़ा खतरनाक सर्जरी होता है। इंसान वैसे ऑन ओटी टेबल ही उसका डेथ हो जाए, इतना खतरनाक सर्जरी होता है देख के। तो फ्रंट नी में होता है, इसी को हिंज जॉइंट बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं फुट पे। ये स्ट्रक्चर कंटेन, इसमें 7 टार्सल बोन एंकल के अंदर होता है और 5 मेटा टार्सल बोन होता है और 14, जैसे हमने हैंड में देखा था, अपर लिम्ब में देखा था, सेम इसमें होता है। फिर इसके मसल्स है जो प्रोवाइड करता है, इनको स्ट्रेंथ देता है, स्टैंड करने का, वॉक करने का, जंप करने का। वो मसल्स ना हो तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए काफ मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर काफ मसल्स नहीं हो, जनरली आप देखते होगे कि जब आप बहुत मेहनत कर लेते हो, बहुत हार्ड होते, तो सबसे पहले आपके काफ मसल्स में दर्द फील होता है, क्योंकि वो टायर्ड हो जाता है, फटीग आ जाता है, एंजाइटी आ जाता है, थक जाता है। तो सबसे पहले उसमें आपको पेन फील होता है, और उसमें पेन फील होता है, फिर आपके लिए चलना मुश्किल होता है, जंपिंग करना, जॉगिंग करना, सारी चीजें मुश्किल हो जाता है। तो उसको उसी तरह थाई मसल्स होता है जो आपके नी को फ्लेक्सिबल बनाने में सपोर्ट करता है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। ऑटोमेटिकली ये सारी जो चीजें एक एक करके आपके पास है, इन सब का अपना अपना रोल है, और जिससे पूरा सिस्टम जनरेट होता है, हमारा ह्यूमन बॉडी का पूरा सिस्टम बनता है। और फिर हम बीइंग अ ह्यूमन काम कर पाते हैं, बीइंग अ ह्यूमन अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर पाते हैं। और हमारी शरीर की पूरी बनावट ही हमें बहुत बड़ा मैसेज देता है कि विदाउट टीम वर्क हम काम नहीं कर सकते। इसलिए आप देखोगे आज की डेट में टीम, कोई भी काम, कोई ऑफिस चलना है तो टीम वर्क के बगैर नहीं चलेगा। कोई क्रिकेट टीम चलनी है, टीम वर्क के बगैर टीम नहीं चलनी है। फैमिली चलनी है, अगर फैमिली में टीम वर्क की भावना ना हो तो सब एक दूसरे को अपोज करने लगते हैं। हर जगह जब आप देखोगे तो ये मैसेज हमें बॉडी का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली देता है, जो हमें समझना भी चाहिए, देखना भी चाहिए और इससे सीखना भी चाहिए। इसलिए बॉडी के हर हिस्से का, शरीर के हर हिस्से का उतना ही ख्याल रखना है जितना आप अपने सुंदरता का ख्याल रखते हो, अपने ड्रेस का ख्याल रखते हो। क्योंकि वो ड्रेस, वो ब्यूटीनेस तो काम तभी आएगा ना जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। नहीं, अगर आप ओवरवेट हो गए या मतलब बिडोल शरीर हो गया, तो कौन सी ब्यूटी प्रोडक्ट से आप अपने आप को सुंदर बना लोगे? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? आपका हेल्थ, आपका शरीर लाइफ में। अगर उसको आपने ठीक बना के रखा हुआ है तो आप जो करोगे वही सुंदर हो जाएगा। लेकिन अगर वो ठीक नहीं है और अरबों रुपया खर्च कर लोगे फिर भी सुंदर नहीं बन सकते। इस बात का विशेष आप लोगों ने ख्याल रखना। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन में जब हम, ये तो एनाटॉमिकल बातें थी, जब फिजियोलॉजिकल फंक्शन में लिम्स में आता हो तो लिम्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसका यूनिक फंक्शन होता है कोऑर्डिनेटेड वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू
जिसमें मेन रोल होता है मूवमेंट और लोकोमोशन का। ये दोनों मेन वर्क है फिजियोलॉजी में, और यही सारी चीजें परमिट करता है कि आप कहाँ तक आगे जा सकते हो, कहाँ तक पीछे रह सकते हो, वेस्ट रिमूवल कैसे होगा, ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन के कम्युनिकेशन कैसे बन के रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ रिवाज है कि देखो, ईस्ट इंडिया में जब आप जाओगे तो वहां पर एक कल्चर है कि जब भी लोग काम करके आते हैं तो हाथ पैर धो के पहले वो गर्म पानी करते हैं, उसमें थोड़ी देर अपने पाँव को रखते हैं ताकि वो रिलैक्स हो जाए, सारा मसल्स रिलैक्स हो जाए, बोन रिलैक्स हो जाए। फिर उसकी मसाज करते हैं, चाहे ऑयल मसाज या ड्राई मसाज करते हैं, फिर कोई काम करते हैं। जिससे क्या होता है, हम अपनी एनर्जी को रिगेन कर पाते हैं। ये हमें करना चाहिए। अब हम उसके बजाय आज की डेट में क्या करते हैं, घर पहुंचते ही फेसबुक शुरू कर देते हैं, यूट्यूब शुरू कर देते हैं, और उसमें कोई डिस्टर्ब करता है तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है। देखो, आपकी जो डाइट है ना, उसका स्पेशल ख्याल रखना है, क्योंकि वो डाइट नहीं है, दैट इज अ मेडिसिन जो आपके एनर्जी को बूस्ट करता है। आपके शरीर में एंजाइम, जो कंसेप्ट मैंने कल भी बताया था ना कि एंजाइम और हार्मोन का कंसेप्ट होता है, वैद्य और औषधि। तो हार्मोन क्या है, आपका वैद्य है। अगर हार्मोन बिगड़ गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्यों? नाव चलाने वाला ही बिगड़ जाए तो नाव का क्या होगा? तो हार्मोन आपके शरीर को, आपकी भावनाओं को, आपके इमोशन को चलाता है। अगर वो बिगड़ गया तो आपका भावना बिगड़ गया, भावना बिगड़ गया क्या होगा, विचार दूषित होंगे, इरिटेशन होगा, आपकी सोच गलत हो जाएगी, आप हर किसी को डाउट की नजर से देखोगे, सबसे रिश्ते वैसे खराब हो गए। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जो ईटिंग स्टाइल है, आपकी जो जीवन शैली है, वो प्रॉपर नहीं है। जो खाना वो खाना नहीं, जो नहीं खाना वो पेट भर के खाना है। जिस टाइम खाना खाना चाहिए उस टाइम खाना खाना नहीं, जिस टाइम नहीं खाना चाहिए उस टाइम दबा के खाना है। ये जो टेंडेंसीज हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करना होता है। लाइफ इज ऑल अबाउट योर लाइफ स्टाइल। हम कोई बीमार नहीं होते। मैं अक्सर जब क्लास करता हूं तो आप सबसे कहता हूं कि बीमारी हम बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। बीमारी हम कमाते हैं, बीमारी हमें फ्री में नहीं मिलता। सोचो, 15-20 साल आप अपना लाइफ स्टाइल बिगाड़ते हो, उल्टे सीधे खाते हो, 2-6 घंटे चाय पे रहते हो, आसान काम है? ये बड़ा मुश्किल से कहते हैं। नींद खराब करते हो, आपाधापी, दौड़ते हुए खाना खाते हो, खाने का टाइम नहीं होता, सोने का टाइम नहीं होता, लड़ना झगड़ना। जब इतनी सारी चीजें हम करते हैं तो 10 साल 15 साल बाद जाके हमें बीपी शुगर आना शुरू करता है, फिर कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल बिगड़ता है, फिर लीवर बिगड़ता है, फिर बड़ी सारी चीजें होती हैं। आज हमारे यहाँ पे क्लिनिक में एक पेशेंट आए, बुजुर्ग थे। अब उनको डॉक्टर ने कह दिया कि आप जैसे हो वैसे रह लो तो गनीमत है, पानी ऊपर जाने की सारी व्यवस्था हो चुकी है। तो मैंने बोला ऐसा क्या हो गया? तो फिर उन्होंने बोला कि मेरा लीवर खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उनकी सारी आधे घंटे के बाद बात मैंने सुनी। उसके बाद मैंने कहा कि 6 महीने आपको लगेंगे, आप दौड़ने लग जाओगे। और बताओ, आपका जो मन करे वो खाना, लेकिन 6 महीने मैं जैसे कहूँ वैसे रहना बस। अब कुछ बातें जब मैंने उनको कम्युनिकेट किया तो कह रहे हैं कि आप पहले इंसान हो जो मुझे ये सब बातें कह रहा है, नहीं तो हर कोई कह रहा है कि अब तो संभल के रहो। सी देखो, किसी भी चीज में जब तक
ये सारी चीजें बड़ी सिंपल है। मैंने बोला ना आपको अभी कि आप कर क्या रहे हो, कम्युनिकेट क्या कर रहे हो, आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। उनको दो चार चीजें मैंने बताई है कि आप केवल ये करो और 15 दिन बाद मेरे पास आओ। और आप ये मत सोचो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बीमार हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आधा पौन घंटा वो बैठे और इतना खुश होके गए हैं, आधी बीमारी खत्म हो गई। ओल्ड एज है, ओल्ड एज में कुछ चीजें नॉर्मल होती है, वो होती ही होती है। वो कोई भी होगा तो होगा। कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं, जो बड़ा मेंटेन करके रहते हैं पूरे जीवन को, तो वो लंबे समय तक बहुत एक्टिव रहते हैं। लेकिन आम तौर पे जब आप मेजोरिटी देखते हैं तो मेजोरिटी में ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम्स है तो है, होती है। तो लाइफ को जीना कैसे, ये भी एक आर्ट है, वो सीखना बहुत जरूरी है। और उस सीखने के लिए आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना होता है। जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी लिवर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी किडनी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके हार्ट को क्या चाहिए। आप उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, वो कहता है फिर तुम मौजा ही मौजा, मौज करो तुम। जब आप उसकी नहीं सुनोगे तो वो अपनी सुनता है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो अच्छा है कि उसकी सुन लो, है ना। क्योंकि वो हर एक सेक्टर है हमारे शरीर का, तो हर एक ऑर्गन को अच्छे से रन करने के लिए उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है। वो रसद तो आपको देनी पड़ेगी ना। वो रसद क्या होता है? आपका खाना, आपका सोचने का तौर तरीका, आपका अप्रोच, आपका जीवन में उठने का सोने का टाइमिंग, ये सब साधन है। लेकिन हम क्या कहते हैं? मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है। तो फिर वो भी अकर जाते हैं, वो भी कहते हैं मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा देते हैं, आपका क्रेटिनाइन बढ़ा देते हैं, आपका बिलरुबिन बढ़ा देते हैं। कर लो अब। फिर आप डॉक्टर के पास भागते हो, हॉस्पिटल भागते हो। और वो ये सब इनिशियल स्टेज पे बढ़ाते हैं कि आप सुधर जाओ, लेकिन आप क्या करते हो? पड़ोसी, या दैट मीन्स हॉस्पिटल से सहायता लेके उनकी उनका और विरोध करते हो। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा तो ये ले गोली। जबकि वो कहता है अरे भाई आराम से सुधर जा, आराम से घर की चीजें खा ले, मेरी तेरी दोस्ती है, क्यों दुश्मनी में बदल रहा है। लेकिन हम दुश्मनी करने पे तुल जाते हैं। तो फिर कहते तू पड़ोसी के पास ही बैठ, कोई बात नहीं, रह 2 महीने हॉस्पिटल में, देखते हैं। अब जब पैसे खत्म हो गए फिर हम उसकी बात मानने लगते हैं। फिर हमारे पास आते हैं वो लोग, वो कहते हैं कुछ नहीं खाते, बस एक चपाती और दाल, और कुछ खाया ही नहीं जाता। तो सारा तो करके आ गए, अब क्या खाया जाएगा। उस टाइम सुन लेते अपने शरीर की। मतलब हमारी देखो कि हम कितने बुद्धिजीवी हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, एडवांस हैं क्या। हॉस्पिटल में जाते हैं, बेड पे लेट जाते हैं, वो 2 खीरा 2 टमाटर और 2 तरबूज काट के लाता है, बड़े चाव से खाते हैं। 2,000 रुपये दे के डाइटिशियन का चार्ज लिखा जाता है आपके बिल में। अरे ये तो फ्री में घर में अवेलेबल है, तो फ्री में क्यों नहीं खाते? 2,000 रुपये चार्ज दे के ज्यादा स्वाद आता है क्या? यही चीज फ्री में आप घर में खा लोगे तो वहां जाने की जरूरत होगी? तो हम मानते नहीं है। ओवरऑल जब आपने पूरे शरीर का अध्ययन किया है, समझा है, आपको ध्यान क्या रखना है? स्वास्थ्य से बड़ा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। अपने हेल्थ का ध्यान रखना ही रखना है। 4-5 मैं एक
बहुत बेसिक चीजें बता दे रहा हूं, जो आप करोगे ना तो आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा। पहला, अपने हेड मसाज हफ्ते में 2 दिन जरूर करो। कम से कम 100 ग्राम ऑयल आपके हेड पे लगना चाहिए हफ्ते में 2 दिन, यानी 200 ml। आपका कभी हेयर फॉल नहीं होगा, कभी हार्मोन नहीं बिगड़ेगा, कभी आपका थायराइड नहीं होगा, केवल इतना करने से। अब आप कहोगे आप कैसी बातें कर रहे हो। जब आप हेड मसाज करने की बात आती है, तो हेड मसाज का मतलब जनरली हम जो लेते हैं वो ये है कि बालों में अच्छे से ऑयल लगा दो। ऑयल बालों में नहीं लगाना होता, रूट में मसाज करना होता है, ऐसे एक एक। ठीक है ना। जब हेयर रूट की आप मसाज करते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें अरबों न्यूरॉन्स हैं, वो पोषित होते हैं। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें हाइपोथैलेमस है, इसमें पीनियल ग्लैंड है, पूरे नर्वस सिस्टम है, लेफ्ट और राइट हेम्पिसार इसी में है, ट्रिपल वार्मर इसी में है, पूरा स्पाइन का खजाना इसी में है। जब आप इसको पोषित करोगे तो कितना फायदा होगा। तो आपने कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो ऑयलिंग करो ही अच्छे से। पहली आदत, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आपको भगवान ने 2 कान दे रखा है। अगर आपसे पूछा जाए ये 2 कान किस लिए है, तो आप सीधा क्या बोलोगे? सुनने के लिए है। सिंपल कंसेप्ट है ना। लेकिन आपको ये पता नहीं है, कभी गौर से देखा अपने कान को? आज जाके सब अपने अपने कान को आईने में देखना, फेस को मत देखना, कान को। आप लोग वैसे ही सुंदर हो, कान को देखना। कान कैसा दिखता है? अगर अपने गौर से अपने कान को देखोगे तो जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, वैसे ही कान है। इसका मतलब क्या होता है पता है? यूनिवर्स बना है 5 एलिमेंट से, है ना। तो जब हमारी डेथ होती है तो हम क्या कहते हैं? चलो अब इनको पंच तत्व में विलीन कर देते हैं, यानी इनका दाह संस्कार करके पंच तत्व में जहां से आए वहीं को विदा कर, यही कहते हैं। दैट मीन्स यूनिवर्स पंच तत्व है, तो हम उसकी फोटोकॉपी हो गए ना, क्योंकि हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना है। अब शरीर का फोटोकॉपी ये ईयर है। कभी आप गूगल पे जाके देखना, जो मदर वोम में बच्चा होता है ना, उसका शेप डिट्टो यही दिखेगा। अब ये आपकी बॉडी का रेप्लिका है। तो अगर आप पूरे बॉडी का मसाज नहीं कर पाते हो, तो रात को सोने टाइम में केवल इसको 5 मिनट मसाज कर दो अच्छे से, और नहाने से पहले 5 मिनट मसाज कर दो। रात को मसाज करके आज सब अपने अपने ईयर को मसाज करके सोना दे, और सुबह एक्सपीरियंस फील करना, आपको अच्छी नींद आएगी। सुबह जल्दी टाइम से नींद खुल जाएगी। सुबह आप जब सो के उठोगे तो फ्रेश फील करोगे। नहाने से पहले करके जाना, पूरे दिन आपको थकान फील नहीं होगी, आप टायर्ड फील नहीं करोगे। इसमें क्या लगा हमारा? कोई पैसा लगा? कोई टाइम लगा? किसी और की हेल्प की जरूरत है? नहीं ना, खुद करना है। ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, नेचर्स कॉल को कभी भी रोकना नहीं है। लाइफ का मूल मंत्र सीख लो। नेचर्स कॉल मीन्स छींक आना, उबासी आना, यूरिन आना, स्टूल आना, खांसना, कोई भी चीज ऐसी हो जो स्वतः शरीर करता है,
स्वतः शरीर कब करता है? जब उसमें एक्सेस हो जाता है कोई चीज। आप अंगड़ाइयां लेते हो क्यों? अगर आपने रात को नींद प्रॉपर नहीं ली होगी तो सुबह उठ के अंगड़ाई आएगी आएगी। नींद प्रॉपर नहीं होगी तो दिन में झपकियां आएगी आएगी, उबासियां आएगी आएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी पे एक्सेस स्ट्रेस होता है तो बॉडी इसके थ्रू रिलीज करता है उसको। अब आपने उसको भी रोक दिया तो फिर वो सारी एक्सेस चीज तो बॉडी के अंदर रह गई ना। अब वो बॉडी के अंदर रहेगी तो क्या करेगा? आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होगा ना। तो नेचर्स कॉल को, यूरिन को आप सब रोकोगे तो क्या होगा? वो बैक टू किडनी जाएगा तो इन्फेक्शन होगा ना। स्टूल को आप रोकोगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल है जो उसको शरीर से बाहर रखना है। आपके शरीर का जो एक्सक्रीशन सिस्टम है उसने अपना काम कर लिया, आप फिर भी उसे रोक रहे हो। आपकी फिजियोलॉजी, आपके शरीर की फिजियोलॉजी ने अपना काम कंप्लीट किया, आप उसे कह रहे हो कि नहीं, एज इट इज रहो। वो ऐसे ही हुआ कि जैसे बस से आप कहीं से सफर कर रहे हो और कहीं जाके बस को 2 घंटे रोक दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? सब मिलके गालियां देना शुरू करते हो। ट्रेन में जा रहे हो, रास्ते में कहीं भी ऐसे रोक दिया 2 घंटा ट्रेन ने, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर से लेके रेलवे के हर कर्मचारी को गाली मिल जाती है। क्यों? तसल्ली से बैठे रहो ना। तो जब आप नेचर कॉल को रोकते हो तो शरीर ऐसे ही चिढ़ता है, शरीर ऐसे ही इरिटेट होता है। तो आप इमेजिन कर लो कि जब आपको रोका जाता है तो आपका क्या रिएक्शन होता है, शरीर भी वैसे ही रिएक्ट करता है। तो किसी का अच्छा रिएक्शन नहीं होता, उसी तरह शरीर का भी अच्छा रिएक्शन नहीं होगा। जो, क्योंकि आप शरीर के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो डिस्टरबेंस का खामियाजा जो भी होता है वो फिर हमें भुगतना पड़ता है। इसको आपने ध्यान रखना है। तीसरा व चौथा, आपको जो अच्छा लगता हो, एक टाइम फिक्स कर लो खाने का, जो टाइम अच्छा लगता हो। मैं 1 बजे कहूंगा तो आप कहोगे नहीं जी हम तो ये करते हैं। आपको जो समझ में आता है, कुछ तो टाइम होगा, ह्यूमन बीइंग हो, कुछ तो अनुशासन मेंटेन करोगे। दो बात, 9 बजे से पहले ब्रेकफास्ट कर लो, और ब्रेकफास्ट में आपके आस पड़ोस में जो फ्रूट अवेलेबल हो इजीली और सबसे सस्ता, वो खा लो। आप जहां भी रहते हो वहां जो सबसे सस्ता फ्रूट मिल रहा है अपने ब्रेकफास्ट में वो खा लो। ये पॉसिबल है। मैं कोई पैसे वाली चीज की बात ही नहीं कर रहा हूं। आपके यहाँ उस सीजन में जो अनाज मिल रहा है इजीली, वो भोजन में कर लो। एक टाइम पे करो, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। अब ये नहीं कि शाम के 6 बजे खाना। एक टाइम फिक्स कर लो आप। उस टाइम में चाहे कुछ भी हो, आपने 20 मिनट निकालना है, बैठ के तसल्ली से दिल से खाना है। ऐसे नहीं खा ही रहे, हाँ सर आ रहा हूं बस, एक रोटी रह गया बस, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना। जो भी सर है उनको बोल दो 20 मिनट, नहीं तो मोबाइल ऑफ कर दो, बात खत्म हो। जिसको जो करना कर ले। ये जब हैबिट आप बना लोगे ना, तो आप देखोगे कि ड्रास्टिकली आपका लाइफ, आपका शरीर, सब कुछ बदल गया है। कुछ नहीं करना होता है, खाने का, सोने का, नेचर्स कॉल का, इन सब का ध्यान रखना होता है बस। इतना सा कर लो, फिर देखो मौजा ही मौजा है। चलो जी, पूछ लो जो जो पूछना है आपको।
सर नॉर प्रॉब्लम क्यों होता है, कैसे ठीक कर पाएगा? क्या हो गया? नॉर प्रॉब्लम कमर से नीचे तक पैर तक कैसे क्यों होता है और कैसे इलाज कर होगा? कमर से नीचे तक नर्व्स प्रॉब्लम होता है जब आपके लंबर में बल्जिंग आ जाती है, जब आपका बोन डिजनरेट हो जाता है, कंप्रेस्ड होता है, तो वो कमर से नीचे तक दर्द जाता है। उसी को साटिका पेन कहते हैं। या कई दफा वो बहुत ही डैमेज हो जाता है तो उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। सुना है ना? हाँ ओके सर, सुना है। जी। और बोलो। कैसे कैसे अब ठीक कर पाएगा? अब कैसे ठीक कर पाएंगे, किसका है, क्या स्टेटस है, वो मुझे पता चलेगा तब तो कैसे ठीक करेंगे। अब आप कुछ बताते नहीं और बोलते हो ये कर दो। मेरे बोलने पे आपने उसको जाके कर दिया, उसका स्टेटस कुछ और है, तो ठीक होने के बजाय खराब हो गया। अब फिर आपको डंडा लेके घूम रहा है। फिर आप कहोगे सर ने कहा था। अब सर को आपने कुछ बताया नहीं, तो सर कहेंगे मैंने कुछ कहा ही नहीं था। सर मैं फोन करके पूछती हूँ आपको। आपको कल भी बोला था एक रिपोर्ट भेजने के लिए, आपने भेजा? रिपोर्ट तो उनके पास नहीं पहुंच पाया, वो गांव में है। मैडम, सबसे पहली बात, अगर आप भी किसी का इलाज करोगे तो ऐसे मत करना किसी का इलाज जिसकी जानकारी आपके पास ना हो। ठीक है? सलाह जरूर दे देना, ये मत कहना मैं कह रहा हूं इसलिए करो, क्योंकि आज का जमाना ऐसा नहीं है, आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। हम्म। ठीक है? ओके फिर आप भागते फिरोगे, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है जी? सर नॉर प्रॉब्लम मेरा हुई है अभी। आपको हुई है तो आप मुझे कल वीडियो कॉल करना। हम्म। आपका फेस मैं देखूंगा, या अभी अपना फेस दिखा दो तो मैं बता देता हूँ, अगर आप वीडियो ऑन करने के स्थिति में हो तो। चश्मा उतारो। अपना विटामिन D3 और B12 चेक करा के मुझे रिपोर्ट भेजो। विटामिन D8 है। तो क्या करो, अभी तो आपको ऊपर चला जाना चाहिए। टाइफाइड फीवर हुआ था ना। मैंने देखो कोमा। क्या होता है, जल्दी मैं हार्श वर्ड यूज नहीं करता हूँ। मैंने 3 दिन पहले एक वर्ड यूज किया था कि हम अपने साथ बदतमीजी करते हैं। जो आप कर रहे हो ना उसे बदतमीजी कहते हैं। ठीक है? सबसे पहले अभी जाओ मेडिकल शॉप पे और विटामिन D3 की गोली खरीदो। आप कभी भी चक्कर खा के नीचे गिर सकते हो, बिलीव इन। इसलिए मैंने फेस दिखाने के लिए बोला आपको। कभी भी देखो, मैं दिल्ली बैठा हूं, आप जहां से भी बोल रहे हो मुझे नहीं पता, मोबाइल पे आपकी पिक्चर भी पूरी नहीं आ रही है, लेकिन आपका फेस बता रहा है कि D3 बहुत वीक है आपका। अभी जाओ, पहले D3 का मंगाओ, B12 का कैप्सूल मंगाओ। B12 अब आपका 100 के आसपास का है, जबकि वो कम से कम 200 तो होना ही चाहिए। विटामिन डी अब थ्री विटामिन D3 और विटामिन B12, अब बताओ कि वो सारे नर्व में ही दर्द होगा, वो कमर का छोड़ो। हो गया आपका इलाज? पहले 1 महीना ये दोनों खाओ और फिर मुझे बताओ। अब मुझे कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए आपका, आपका रिपोर्ट दिख गया। हाँ रिपोर्ट भेज देंगे आपकी व्हाट्सएप नहीं, में। मुझे चाहिए नहीं ना, पहले इस दोनों को ठीक करो। क्योंकि मैं कुछ बताऊंगा तो आपके शरीर पे वो काम तभी करेगा जब ये दोनों ठीक होगा। नहीं तो मेरे बताने का कोई फायदा नहीं होगा, कुछ एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्योंकि D3 आपका वीक है ना, तो मैं कुछ भी खाने को कहूंगा वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं। तो क्या फायदा, मेरी बात झूठी हो जाएगी ना।
तो मैं अपनी बात झूठी क्यों करूं, बताओ। सर कितने गोली लेंगे विटामिन D3 एक मंथ विटामिन में? D3 की 4 गोली की पैक आती है, वो ले आओ। हफ्ते में एक दिन लेना होता है, जिस दिन ले आओ याद रखना, उसके एक हफ्ते के बाद फिर लेना होता है, ठीक है। और B12 रोज शाम को एक गोली लेना होता है, ठीक है जी। अब आप वीडियो ऑफ कर लो प्रणाम जी। सर। और सर ये जो कल आपने बताया था फिटकिरी 4 ग्राम, तो 4 ग्राम फिटकिरी बोलो बोलो, कैसे, सुन रहा हूं मैं। फिटकिरी का मेजरमेंट कैसे करेंगे 4 ग्राम? जब बच्चे को खिला दो तब तो बड़ा मेजरमेंट हो जाता है, तब कैसे हो जाता है? इतना सा टुकड़ा होगा, वो आधे ग्राम ज्यादा और कम हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब उसके लिए आप सुनार के दुकान पे जाओगे, जी। थोड़ा कम ज्यादा इतना सा टुकड़ा आएगा। देखो आपका नाखून है ना, जी। इतने बराबर का टुकड़ा 4 ग्राम। अब हो गया, मैंने यंत्र भी बता दिया मापने का। जी। सर जो आपने मसाज के लिए बताया है, ऑयल मसाज के लिए, तो कौन सा ऑयल लें? आपके घर में कौन सा ऑयल है? सर हम लोग मस्टर्ड ऑयल रखते हैं सब्जी के लिए। मस्टर्ड ऑयल यूज करो। जी। मैंने हर चीज को बोला है, जिस सीजन में सबसे सस्ती जो फल मिलते हैं उसे खाना है, सबसे से सस्ते जो अनाज मिलता है वो खाना है। जो भी चीजें सबसे सस्ती अवेलेबल है उस सीजन में आपके सराउंडिंग, क्योंकि आप जहां भी रहते हो सराउंडिंग 10 किलोमीटर में जो भी मिलता है वो आपके लिए अमृत है। अमेरिका से आया हुआ चीज आपके लिए अमृत नहीं है। हम जो पीछे भागते ना और दिखाते हैं सबको, ये मेरे बेटे ने भेजा है कैलिफोर्निया से, वो सब बंद करो। आप जहां रहते हो वहां की चीज आपके लिए अमृत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है अमृत। चाहे वो अमेरिका से आए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आपको भेजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर विटामिन D3 ये पाचन के लिए भी होता है? विटामिन D3 आपके शरीर में जठराग्नि को मजबूत करने के लिए आवश्यक तत्व है। जी। विटामिन D3 मतलब अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट ऑफ योर बॉडी, जो जनरली हमें जठराग्नि का सन मतलब भेजते क्या हैं। है सर? हाँ जी। जठराग्नि का मतलब क्या है? जठराग्नि का मतलब बोल एनर्जी है, अग्नि तत्व है, राइट। जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारे देश में रिवाज है कि हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं। तो जब हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं तो एनर्जी को मूल बंद लगाते हैं। तो सारी एनर्जी, क्योंकि हम अपने पैर फोल्ड कर लेते हैं, कमर सीधी करके बैठ जाते हैं, तो सारी एनर्जी हमारे स्टमक में आके जमा हो जाता है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड जठराग्नि। सर अब तो कोई बैठ के नीचे खाता नहीं है। कौन? अब कोई भी नहीं उसको बैठ के बोलो खाता। दौड़ दौड़ के खाए, सबसे बेस्ट रहेगा। जी। सर और विटामिन D3 जल्दी की टैबलेट जल्दी ले, नी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सर विटामिन D3 की टैबलेट ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते, कम है तो लेना। जिसका भी विटामिन D3 जाके चेक करा लो, 30 से कम है इंस्टेंटली ले लो। जैसे वो बता रही थी 8 है, वो कभी भी चक्कर खा के गिर सकती है, कभी भी। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अपने हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दो, क्योंकि हेल्थ सर से समझौता करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। सर इससे फिर चक्कर क्यों नेक्स्ट। आ जाते हैं? सर हाँ कोई जी। भी ऑयल हम लोग मसाज करता है तो किसी टाइम पे करेगा तो इसका ज्यादा फायदा मिलता है। हाँ जी। किसी टाइम पे हम मसाज करेंगे ऑयल को हेयर हम्म। में, फायदा ज्यादा हम्म। मिलता है किसी टाइम में। रात को। रात को करना पड़ेगा। और ऑयल कौन सा ऑयल करे ज्यादा अच्छा काम देंगे? सर देखो, अब मैं बोलूंगा कैलिफोर्निया में ऑयल मिलता है वो ले आओ, सबसे अच्छा है जो आपके पास है।
बस सस्ता मतलब सारा कभी गंधे आपने वाला, पढ़ी है हैप्पीनेस का गंधी वाला डेफिनेशन क्या तो होता यूज है? नहीं कर पाएंगे इस। नारियल का तेल चलेगा सर, ना? बिल्कुल चलेगा। की तेल मैं की कह रहा नारियल हूं का कि तेल। कभी आपने पढ़ा है कि हैप्पीनेस का डेफिनेशन क्या होता है? क्या होता है हैप्पीनेस? मैंने अरे वाह। 56 इंच की टीवी खरीद ली तो हैप्पीनेस है क्या? 10 लाख की कार खरीद ली, हैप्पीनेस है क्या? नहीं। हैप्पीनेस का डेफिनेशन होता है वट एवर यू हैव एंजॉय दैट। भगवान ने जो भी दे रखा है ना, उसको एंजॉय करो। दुख भी दिया है ना, तो आपके भले के लिए दिया है। दुख के आगे सुख है। दुख जैसी आता है हम गालियां देना शुरू कर देते हैं भगवान को, सारी चीज मेरे लिए ही बना के रखी थी। अरे यार, उसी के आगे तुम्हारे लिए अच्छी चीज है, तुम वहीं रुक जाते हो तो अच्छी चीज भी नहीं मिलती। और एक बात सर, जो हार्मोन के लिए आप बता रहा था, हार्मोन कौन सा चीज को हम लोग को यूज करेगा, हार्मोन से बैलेंसिंग रहेगा? आपके घर में बच्चे कितने हैं? दो है। उसके साथ रोज 1 घंटा खेलो, आपका सारा हार्मोन ठीक रहेगा। वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया ना। बड़ा हो गया तो क्या हो गया, उसके साथ हंस नहीं सकते? वो बाहर में है अभी, पास में नहीं है। पड़ोसी के बच्चे होंगे, पार्क में बच्चे मिलते हैं, एक हाँ, टीम वो बना तो लो नहीं। अपने आस पड़ोस के बच्चों का, उनके साथ फुटबॉल खेल लो। किसी का भला करोगे तो उसमें बुराई है क्या? नहीं। आरएसएस को जानते हो? माइंड, माइंड को फ्रेश रखना। मैं कह रहा हूँ, आरएसएस का नाम सुना है? हाँ। 100 साल पहले 10 बच्चों की टीम बना के खेलना शुरू किया था, आज आरएसएस बन गया। सर D3 के बढ़ने से भी कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ जी। D3 विटामिन ज्यादा हो जाती है, इससे भी कोई प्रॉब्लम होती है? मैडम देखो, मेरे पास तो प्रॉब्लम की बात ही ना किया करो। जी कितना विटामिन D3 हो गया कि प्रॉब्लम हो गई आपको? कितना है आपका विटामिन D3, कभी चेक करा है? सर, हमें अभी नहीं कोई आइडिया है। 90% में बॉर्डर लाइन है आज की डेट में, तो ज्यादा होने की तो छोड़ ही दो। जी 1 लाख लोगों का सैंपल लोगे तो किसी का 17 आता है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना? जी अदरवाइज सबका 10 से नीचे होता है, जबकि होना चाहिए मिनिमम 14। तो पहले 14 पे तो पहुंचो, ज्यादा की बात बाद में करेंगे। और कुछ है जी? सर सर सुबह अगर ब्रंच करें तो कोई प्रॉब्लम है? मतलब ब्रेकफास्ट तो और लंच का जो मिक्सचर होता है सर, मतलब नहीं, कोई नाश्ता प्रॉब्लम, बिना किए ब्रंच। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सी बात ध्यान क्या रखना है कि पहली डाइट आपकी फ्रूट होनी चाहिए, ओके सर। ठीक है? मैंने बार बार कहा है कि आपके लाइफ में एक रूल बना लो, वट एवर फूड अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेब खाओ, ये खाओ, वो खाओ, कुछ नहीं। आपकी पहली डाइट फ्रूट होनी चाहिए, जो आपके पास अवेलेबल है, जो सबसे सस्ता मिलता हो। और क्या कह सकता हूं मैं? अगर आपको लंच भी करना है तो उसके आधे घंटे के बाद खा लो, जो खाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाफ एन आवर वेट कर लो। ट्रेन में जाते हो ना, प्लेन में जाते हो, तो एक साथ 50 प्लेन उड़ाए जाते हैं क्या एयरपोर्ट पे? क्यों? कभी सोचा थोड़ा है? टाइम गैप रहता है सर। फिर तो खाना भी एक साथ सब कुछ कैसे खा सकते हो? 20 मिनट, आधे घंटे का गैप दे दो। सिस्टम है ना, शरीर का भी सिस्टम है, उसको फॉलो करो। कोई बात नहीं है। होता है, कई लोग सुबह एक बार अच्छे से खा लेते हैं, फिर पूरे दिन काम करते हैं, फिर शाम को खाते हैं। डोंट वरी, करो, लेकिन ये गैप को मेंटेन करो, ठीक है? और कुछ जी? कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने? नो सर। नहीं सर। सर, दिल्ली में आप कहाँ रहते नहीं हैं? सर। द्वारका में रहते हैं जी। द्वारका में। सर, आपसे मिलना है।
अरे कभी भी आ जाओ, दिल्ली आओ तो फोन कर लो, फोन नंबर होगा मेरे पास, नहीं तो सर से ले लेना, शुक्ला सर से। सर एक बात पूछना था, हमारे छोटे बेटे को अभी 16 ईयर उसकी एज है और उसको चश्मा लगा हुआ है। जब करीब 6-7 साल का था तब से लगा हुआ है। बहुत बड़ा आलसी है वो, ठीक है। उसको बोलो हाँ सुबह सर। सुबह सुबह उठ के घास पे उल्टे पैर 100 मीटर रोज चले, जी 2 महीने में चश्मे उतर जाएं। नंगा पैर, नंगा होना चाहिए और उल्टा चलना है, सीधा नहीं, पीछे की तरफ चलना है। ओके सर। और बोलो क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए, जो आपके घर में हो वो खाओ, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ क्या खाना चाहिए। मिल्क मिल्क सर नमस्ते। मिल्क खाना चाहिए क्या पीना। कह रहे हो, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मिल्क में हल्दी पका के पीना चाहिए क्या? किसमें, मिल्क में? हाँ। हाँ हल्दी पका के पियो, कौन मना कर रहा है, अच्छी बात है, और क्या खाएंगे? लेकिन वो रात को पीना। और क्या खाएंगे, किस पर्पस के लिए पूछ रहे हो तो बताओ। और तो ओ जो घर में पैर के खाना लिए। बनाते हो खाओ। ओके, फोन करके पूछती हूँ आपको सर। हाँ फोन करके बात हाँ। करना। ओके। अधूरा सवाल पूछ रहे हो आप। हाँ हाँ, मैं रिपोर्ट भेजूंगी ना इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ओके जी। सर। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा सर्वाइकल प्रॉब्लम था। तो इसमें डॉक्टर ने हमको विटामिन D3 और कैल्शियम का गोली दिया थे। और इसका तो कोई चेकिंग नहीं किया था कि हमारा क्या है अभी, मैंने विटामिन D3 का लेवल क्या है। अब जब आपका सर्वाइकल प्रॉब्लम है ही नहीं, आप मुझे बता रहे हो सर्वाइकल प्रॉब्लम है, अगर उन्होंने विटामिन D3 बोला और कैल्शियम बोला तो आपके शरीर में डेफिशिएंसी है, सर्वाइकल नहीं है। एक्चुअली सर्वाइकल डेफिशिएंसी पेन है, हो रहा तभी था। उन्होंने D3 और कैल्शियम खाने को बोला है कि D3 कैल्शियम पूरा हो जाएगा तो सर्वाइकल होगा ही नहीं। इसका तो मतलब क्या हुआ कि C1 से C7 के बोन्स वर्टिब्रेज वीक हो रहे हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन और कैल्शियम्स। वीकली एक विटामिन D3 गोली हम लेता हूँ और उसके साथ साथ हर रोज एक कैल्शियम लेता हूँ। तो अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम मेरे से क्या चाहते हो ये बताओ। नहीं, अब तो वो बोल रहे थे कि विटामिन D3 का लेवल मैंने क्या है अभी, स्टेटस क्या है बॉडी में, इसको चेक लैब करने। में जाके ब्लड दे दो 5 ml, वो बता देंगे आपको। नहीं, अभी बिना डायग्नोसिस करके वो प्रेस्क्राइब किए है ना कि नहीं तुम खा सकते हो, अभी खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या थकान महसूस होती है? नहीं, थकान नहीं, हम दरअसल गिर गया था रास्ते में, मैंने बाइक हमारे ऊपर गिर गया था, हम नीचे गिर गया था, तब से ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो हम डॉक्टर के पास गया तो उसने एमआरआई करने के लिए बोला था, तो एमआरआई करने के बाद वो सर्वाइकल प्रॉब्लम निकला इसमें। और ये हमारा थाई जो है वो भी देखो दो अलग अलग चीजें हैं, समझो इसको। सबसे पहले आप गिरे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आपके गिरने की वजह से सर्वाइकल हो गया, ऐसा नहीं है। किसी के गिरने की वजह से सर्वाइकल नहीं होता है। आप चोट लग। गिरोगे, नेक, सुन लो, नेक एरिया में अगर चोट लगी होगी तो बोन बल्ज हो जाएगा या वर्टिब्रा बल्ज हो जाएगा, ठीक है, वो एक ठीक। अलग मसला है। अगर नेक एरिया में चोट नहीं लगी है और फिर आपको उन्होंने बता दिया सर्वाइकल है, तो उन्होंने गलत बताया है, ठीक है। अब अगर वो ये दवाई लिख के दे रहे हैं कि आपको विटामिन D3 खाना चाहिए और कैल्शियम खाना चाहिए, तो आपको सर्वाइकल नहीं है, वो डेफिशिएंसी की वजह से आपका जो वर्टिब्रा है, बोन है, वो अकर गया है। वो डेफिशिएंसी ठीक करो, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। बार बार सर्वाइकल के पीछे क्यों पड़े हुए हो आप? नहीं, मैं मान पेन। लूं कि सर्वाइकल है आपको तो खुश हो जाओगे।
नहीं सर, एक्चुअली वो सर्वाइकल एरिया में मेरा पेन हो रहा है ना, इसीलिए मैं हाँ तो रिपोर्ट। पेन इसलिए हो रहा है कि वहां पे डेफिशिएंसी है चीजों की। अच्छा। पूरे घर में एक एरिया है जहां पे जो प्लास्टर किया था वो नीचे गिर रहा है। अब क्या कहेंगे, घर को सर्वाइकल हो गया? नहीं सर, नहीं सर। कि उस एरिया में जो प्लास्टर की कमी है उसको पूरा करेंगे, बताओ क्या करेंगे? जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पर वो रिपेयरिंग करेंगे। तो प्रॉब्लम वहां पर क्या है कि बोन को जितना कैल्शियम चाहिए, D3 चाहिए, वो नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, इसलिए वो कमजोर हो रहा है। तो सर्वाइकल रिफ्लेक्ट कर रहा है। कल भी परसों भी मैंने बताया था कि MRI हुआ ब्रेन का, ब्रेन ट्यूमर लिख दिया, इट डजंट मीन कि वो कैंसर हो गया। उसको ओके सर। डिटेल में जाओ कि क्या है वो, तब जाके पता चलेगा वो सिस्ट है या कैंसरस ट्यूमर लिखा हुआ है। सारी चीजें देखोगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। मेडिकल लाइन में आपका गर्दन अकड़ा हुआ है तो वो लिख देते हैं सर्वाइकल हो गया। गर्दन ठीक में है। थोड़ी सी डिजेनरेट हो गया तो लिख देते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। लाइटिस लिखने का मतलब क्या है कि एक हफ्ते बाद वो कहेंगे ऑपरेशन करा लो। हाँ हाँ। ठीक जहां है पे सर। डॉक्टर ने टिस लिख दिया तो सोचो कि अब महीने भर बाद ये ऑपरेशन करने के मूड में आ गया है। अच्छा। तो ठीक है सर, मेरा वो एमआरआई का रिपोर्ट है, मैं आपको थोड़ा व्हाट्सएप में हाँ, भेजेंगे। रिपोर्ट आप भेज दो, कोई ऐसी बात होगी तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। जो नॉर्मल आप बता रहे हो उसमें ऐसी कोई परेशान होने की बात नहीं है। और अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो फिर रिपोर्ट भेजो, उसको एक बार देखेंगे, फिर बात करेंगे आपसे, ठीक है जी सर। जी सर, हम भेजेंगे आपको। थैंक यू सर। जी। हो गया जी सबका? चलो, धन्यवाद आप सबका, ठीक है जी। राधे राधे प्रणाम सर। सर। प्रणाम राधे सर। राधे। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम।